वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 18 जनवरी 2025 और 18 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा सब करेंगे। और पिछले साल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कुछ पीवाईक्यू रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय नुकसान किए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि स्वार्म ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहली चीज की ये कि ये जो स्वार्म ड्रोन है ये क्या चीज है। तो स्वार्म ड्रोन का मतलब ये समझिए कि जैसे ड्रोन का ना बहुत सारा झुंड हो एक, है ना। आजकल आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा था एयरपोर्ट पे कुछ महीने पहले हमले हुए थे ड्रोन के माध्यम से। आजकल क्या है कि ड्रोन उड़ा करके, है ना, बॉर्डर के इस तरफ से उस तरफ हमला कर दिया जा रहा है। तो स्वार्म ड्रोन का मतलब यह है कि जो ड्रोन का झुंड है, ठीक है, उसके खतरे से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। और ये कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, भार्गवास्त्र। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, भार्गवास्त्र की बात करूं अगर मैं, तो इसे ना अभी मतलब किसने विकसित किसने किया है, यानी किसने बनाया है इसको, तो ईईएल आपको ध्यान रखना है। ईईएल ने इसको विकसित किया है। ईईएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, एक बार आप इमेज में देखिए इस चीज को, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। विशेषताएं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपके आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है और अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड, यहाँ पर देखिए ये नाम लिखा हुआ है जिसने इसको बनाया है। इस तरह का ये दिखता है। आपने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम देखा था, सुना होगा ना। उसके अंदर वो क्या करता है, वो मिसाइल अगर एक साथ कोई हमला करता है तो उसको हवा में ही खत्म करने का काम करता है। सेम उसी तरह का ये आपका इजराइल के जैसा मिलता जुलता आपका ही सिस्टम है। ठीक है, बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज है ना। यहां तक कि ये टारगेट को क्या कर सकती है, ये लक्ष्य को भेद सकती है। 0.01 स्क्वायर मीटर के छोटे टारगेट को भी ना इसके अंदर जो एडवांस रडार सिस्टम है उससे ये पहचान सकता है। और साथ ही साथ एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 16 सेकेंड में ही क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ये इस भार्गवास्त्र की विशेषताएं हैं, है ना। और आपको ध्यान रखना है इसका नाम भार्गवास्त्र किससे निपटने के लिए, तो स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्लेट एक थैला अभियान कहां शुरू हुआ है। एक प्लेट एक थैला अभियान, देखिए बहुत से न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है, एक प्लेट एक थैला, और बहुत से न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया, एक थाली एक थैला अभियान। मतलब प्लेट को ही हम क्या बोलते हैं, थाली बोलते हैं एक तरह से, आप ये समझिए। तो न्यूज़पेपर में लिखी गई ये दोनों लाइनें आपको ध्यान रखना है, या तो एक प्लेट एक थैला या फिर एक थाली एक थैला अभियान। ऐसा एग्जाम में आपको कुछ भी मिले तो आपको क्वेश्चन सही करके आना है। कहां पर, तो ये अभियान शुरू किया गया है प्रयागराज में, ऑप्शन सी। यहां पे अगर हम बात करें ना हरित कुंभ के तहत, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो आरएसएस है, किसने शुरू किया है, आरएसएस ने महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शुरू किया है। जिसके अंदर क्या होने वाला है, एक कपड़े का थैला और खाने के लिए एक स्टील की थाली जो है वो दी जानी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक मुक्त कुंभ जो है ये हमारा उद्देश्य है, इस अभियान के तहत आरएसएस ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। नई दिल्ली के कहां पर, भरत मंडपम, आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, भरत मंडपम में ये जो चलने वाला है ग्लोबल जो आपका भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो है। ऑटो शो का मतलब समझता है ना, जहाँ पे कार गाड़ियां खूब सारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम बात करें इसका, तो 17 से लेकर के 22 जनवरी तक ये जो है आयोजित होने वाला है 2025 में नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है, तो बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई ने अभी हाल ही में जस्टिस अरुण मिश्रा को, किसको, जस्टिस अरुण मिश्रा को
अपना लोकपाल नियुक्त किया है? ये है जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है, बीसीसीआई की बात करें अगर, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी जो भारत के लिए क्रिकेट का जो शासी निकाय है वो बीसीसीआई है। इसकी स्थापना 1928 में होती है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर जो वानखेड़े स्टेडियम का नाम आपने सुना होगा, वहां पर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और आर ई ग्रांट ग्रोवन का नाम ध्यान रखिएगा, ये नाम इसलिए मैं कह रहा हूं याद करने के लिए क्योंकि ये पहले अध्यक्ष हैं किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। जो पहला अध्यक्ष वाला क्वेश्चन होता है अक्सर पूछना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आर ई ग्रांट गोवन जो है वो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी नई नियुक्ति आपने पढ़ी थी सचिव के बारे में, याद आ रहा है? बीसीसीआई के जो नए सचिव बने हैं, कौन बने? देवजीत सैकिया बने हैं। आपको मालूम है जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, उन्हीं की जगह पर आए हैं देवजीत सैकिया। ये अभी बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं और अभी आपने कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन बने हैं? तो शरद कुमार बने हैं, ये भी अभी नई नियुक्ति है कुछ महीने पहले की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप की बात करें तो इसको जो लॉन्च किया है, आप यहाँ पे रक्षा मंत्री को हमारे देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। क्या है भारत दर्शन, जो आपकी रणभूमि दर्शन ऐप है, ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के समृद्ध जो सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, तो आप ये समझिए, जो बॉर्डर टूरिज्म है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या कह सकते हैं? देखिए, इंडिया ओपन्स बैटलफील्ड फॉर टूरिज्म, जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो एप्लीकेशन है लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी जो हमारे जो सीमांत जो क्षेत्र हैं बॉर्डर के, वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस एप्लीकेशन के बारे में, लॉन्च किसने किया है और उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय टीम का बैटिंग कोच किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में ना भारतीय टीम के नए बैटिंग कोच बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सितांशु कोटक को। किसको? सितांशु कोटक को। सितांशु कोटक जो है ये टीम इंडिया का नया बैटिंग कोच इनको बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, सितांशु कोटक। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड लिंच कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? डेविड लिंच, डेविड लिंच की अगर बात करें तो इनका भी निधन हुआ है। आप इमेज में देखिए, ये है डेविड लिंच। अगर मैं बात करूं तो ये एक ना अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर है। क्या है? अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आप कह सकते हैं फिल्म निर्माता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अमेरिकी फिल्म निर्माता थे और इनका निधन हुआ है, डेविड लिंच इनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी दिल्ली उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक नाम ध्यान रखना, देवेंद्र कुमार उपाध्याय का। किसका? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ऑप्शन जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है ना। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है ये बनाए गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो थे, इससे पहले आपको ध्यान रखना है बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या थे? चीफ जस्टिस थे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट के थे और अब ये आए हैं कहां पर? ये दिल्ली हाई कोर्ट में चले आए हैं, है ना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की वैकेंसी क्या हो गई? नील हो गई। तो जो तेलंगाना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, है ना, उनको क्या किया गया है? बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनको यहां पर, है ना, अपॉइंट किया गया। उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, आलोक आराधे। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आलोक आराधे। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय और आलोक आराधे दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एग्जाम में ना हाई कोर्ट से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एग्जाम्स के अंदर ना हाई कोर्ट से रिलेटेड खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक संविधान में प्रावधान किया गया है। कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। जो अमरावती हाई कोर्ट है 25वां सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय की बात करें तो इसमें एक आर्टिकल 226 कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 226 के तहत ही जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, वो रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 215 के तहत क्या करता है? एक अभिलेख न्यायालय है।
ये दोनों आर्टिकल से खूब क्वेश्चंस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से। तो हाई कोर्ट वाला आपको ध्यान रखना, मैंने हाई कोर्ट वाला बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? किसकी बात कर रहे हैं? परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला की बात करें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला जो है वो शुरू हुआ है। और 50 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने ना पैसा भी पास किया है। तो परशुराम कुंड मेला कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोहित नदी का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ना, आपको ध्यान रखना है वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि परशुराम कुंड जो है एक हिंदू तीर्थ स्थल है और भगवान परशुराम को समर्पित है यह आपका परशुराम कुंड मेला। अब यहाँ पे ना एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, अभी ZSI की जो टीम है उसने ना एक पेंगुइन की नई प्रजाति खोजी है। ये जो आप पेंगुइन देख रहे हैं, पेंगोलिन बोला जाता है। क्या है? पेंगोलिन। पेंगोलिन। ये जो पेंगोलिन की नई प्रजाति है, इसका जो खोल होता है ना, जो कवच होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये बहुत कठोर होता है ना, मतलब बहुत कठोर होता है। ये अपने बचाव के लिए यूज करता है और इसका ना तस्करी बहुत किया जाता है। इसके इस कवच के लिए और भी बहुत सी चीजों के लिए इसकी तस्करी सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज अभी कहां पर हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश में तो ध्यान रखना ही है परशुराम कुंड मेला। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पेंगोलिन की नई प्रजाति है कहां पर पाई गई? अभी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, सबसे आपका जो पूर्वी हिस्सा है ना, अरुणाचल प्रदेश है। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि पूर्वी और दक्षिणी और उत्तरी और पश्चिमी बिंदु पूछे जाते हैं ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए एग्जाम में, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू। क्या है? किबीथू। किबीथू जो है आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है भारत का, ठीक है। इंदिरा कॉल की बात करें तो सबसे उत्तरोत्तर यानी उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिण में आपको ध्यान रखना है इंडिया का क्या है? इंदिरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सरक्रीक जो है यहाँ पर, है ना, गुजरात के अंदर, वो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल जो हैं वो केटी पटनायक हैं। वहीं पे आपको ध्यान रखना है बोमडिल्ला, दीफू, दिहांग और यांगयाप, ये एग्जाम में पूछे गए बार बार वो दर्रे हैं, है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा अगर आपको पूछा जाए तो बोमडिल्ला, दीफू, दिहांग और यांगयाप, ये 4 दर्रे आपको ध्यान रखने हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है, बार बार पूछे गए हैं। वहीं पे 2 नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से? एक है आपका नामदफा या नमदाफा के नाम से फेमस है ना, नेशनल पार्क मतलब क्या? राष्ट्रीय उद्यान। और एक है आपका मॉलिंग नेशनल पार्क। वहीं पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो बहुत बार पूछा गया है, पक्के टाइगर रिजर्व। इसकी बात कर रहे हैं, पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर स्थित है? तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है अजीत कुमार मोहंती का नाम। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अजीत कुमार मोहंती क्या बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को होती है, जिसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी हम कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और अजीत कुमार मोहंती जो है वो इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। एग्जाम में प्रथम अध्यक्ष भी आपको ध्यान रखना है, कौन है? होमी जहांगीर भाभा जो है वो प्रथम अध्यक्ष है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो यानी एटॉमिक एनर्जी के जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की हम बात कर रहे हैं। विशेष महानिदेशक यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल की बात कर रहे हैं। किसकी? स्पेशल डायरेक्टर जनरल की। तो ये जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है सुनील कुमार झा। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन डी, सुनील कुमार झा, बिल्कुल सही है। ये है सुनील कुमार झा। सुनील कुमार झा की अगर मैं बात करूं तो ये बिहार कैडर के हैं और 1993 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और इन्हीं की अभी नियुक्ति हुई है सीआरपीएफ के एज ए स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पोस्ट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? यहां पर ध्यान रखिएगा,
किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच किसने जीता है। दोनों ही अब एक ही खिलाड़ी हो गए हैं। आपको नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अभी इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, तो रोजर फेडरर को पीछे छोड़ा है, आपको ध्यान रखना है ना। रोजर फेडरर ने 429 ग्रैंड स्लैम खेले थे और ये अब 430वां ग्रैंड स्लैम खेले हैं। कौन सा 430वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने खेला है। और अब जो है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले क्या बन गए हैं, ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का इन्होंने रिकॉर्ड जो है अपने नाम पे किया है। अब यहीं पे ना एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप नोवाक जोकोविच को देख रहे हैं, इनसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका संबंध किस देश से, पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध सर्बिया से है और 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने जीता है। 24 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता, कहने का मतलब अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम भी इन्हीं के पास है। एक आपको और चीज ध्यान रखना है, एंडी मरे। एंडी मरे जो है इन्होंने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास लिया है। याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने पढ़ा रखा है आपको ये चीजें, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। अच्छा, ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। ध्यान रखिएगा, एक साल में एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से मैं आपको याद दिलाता हूं। एक है आपका सबसे पहले जो होता है जनवरी के अंदर, ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल की शुरुआत इसी से होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो ग्रैंड स्लैम है वो है आपका, फिर इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है आपका दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का होता है फिर आपका विंबलडन ओपन, है ना। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा जो है वो है आपका यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं साल में होते हैं और इसी क्रम में होते हैं। जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है पूरे साल। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होगा, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा और यूएस ओपन सबसे लास्ट में। और ये साल में 4 जो ग्रैंड स्लैम है हर साल आयोजित किए जाते हैं। अभी आपका क्या शुरू हुआ है, अभी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ है। जैसे ही आपका खिताब सब लोग जीत लेंगे, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा वापस डिस्कवर कर दूंगा, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। चलिए, याद हो जाएगा। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्या पूछा था, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया। तो आपको ध्यान रखना है, पीयूष गोयल ने शुभारंभ किया इसका। और तेलंगाना के अंदर, कहां पर, तेलंगाना के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कोई भी चीज अगर होती है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तेलंगाना में भी आपको ध्यान रखना है किसका, एक जगह का नाम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है निजामाबाद। क्या नाम है, निजामाबाद। आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना के निजामाबाद में क्या शुरू किया गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। और यही निजामाबाद में ही पीयूष गोयल ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। अब वहीं पे ना मैं आपको एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो पल्ले गंगा रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है, पल्ले गंगा रेड्डी। आप लोगों में से बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने क्या आंसर दिया था, उन्होंने आंसर जो है बिल्कुल सही दिया था, ठीक है, कि तेलंगाना में। लेकिन मैंने पूछा था कि अध्यक्ष का नाम भी आपको बताना है, तो किसी भी बच्चे ने अध्यक्ष का नाम नहीं बताया। हाँ, बहुत से बच्चों ने हेडक्वार्टर का बताया था, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, तो आपको अध्यक्ष का नाम भी ध्यान रखना है, चूंकि हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी, ये नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं, आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। छोटा सा क्विज क्या है कि मवेशियों का त्योहार, मैंने याद दिलाया था आपको, पढ़ाया था मैंने, उस टाइम बताया मैंने कि मवेशियों की पूजा होती है, याद आ रहा है। तो आपको बताना है कि कनुमा फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया गया है, अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलने वाला है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। लाइक का जो टारगेट रखा गया है सेम वही 100 लाइक, है ना। अब मेरे वीडियोस पे 100 लाइक आने लग गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि ये जो 100 लाइक है ये रेगुलर आते रहें, ठीक है। सिर्फ 1-2 वीडियो पे ऐसे ना हो, मैं चाहता हूं कि हमेशा हर वीडियो पे लाइक आते रहे। आपके लाइक से क्या होता है ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब हद से ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। आप इस जो वीडियोस को है इसको अपने स्टडी ग्रुप के जो चैनल्स हैं वहां पे आप क्या कीजिए, इसको ना स्प्रेड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।